आज की किसान चौपाल में आप सभी भाई बहनों का, किसानों का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है हमारे सभी एक्सपर्ट्स का भी, खास मेहमानों का जो हमारे बीच इस वक्त समय निकाल कर आए हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ग्रीन टीवी ये किसान चौपाल यूपी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आरडीएफ फाउंडेशन, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड और आईसुजू के सहयोग से आज लखीमपुर खीरी में कर रहा है। और बिना देरी किए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि ग्रीन टीवी बीते 1 दशक से कृषि व किसान उत्थान की दिशा में कार्यरत है। कार्यक्रम की शुरुआत के साथ मैं अपने सभी मेहमान जो हमारे साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं उनका स्वागत करना चाहूँगी। हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं मिस्टर अरविंद चौधरी जी, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर लखीमपुर खीरी से। सर प्लीज स्टेज पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन सर, सीनियर साइंटिस्ट हमारे साथ हैं। अनुज तोमर सर, एएसएम धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। मिस्टर बसंत कुमार आईसुजू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो हमारे साथ हैं संतोष कुमार जी लखीमपुर खीरी से, कृषि विभाग से। सर प्लीज स्टेज पर आएँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। हरीश कुमार सर फुलवेहड़ से, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, कृपया स्टेज पर आएं। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो है गन्ना फसल प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा हम करेंगे। किसान चौपाल में एक विषय हम जो निर्धारित करते हैं, जिस जगह पर चौपाल लगाते हैं उसके अनुरूप, तो आज के जो लखीमपुर खीरी में हमारी चौपाल लगी है उसका विषय है गन्ना फसल प्रबंधन पर विस्तृत चर्चा। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण विषय ये भी कि किसान चौपाल देश भर में ग्रीन टीवी लगाता क्यों है। तो ज़रूरी है ये जानना किसान चौपाल की शुरुआत से पहले कि ये किसान चौपाल आपके लिए लगाई क्यों जाती है, ताकि आप ये जान समझने के बाद और ध्यान से चीज़ों को सुने कि किसान चौपाल लगाने का ग्रीन टीवी का वास्तविक उद्देश्य क्या है। तो ग्रीन टीवी की किसान चौपाल के वास्तविक उद्देश्य को समझाने के लिए जो बीते 2-3 साल से लगातार किसान चौपाल देश भर में लगाती आ रही हैं, अंशु कुमार मेरी सहयोगी ग्रीन टीवी इंडिया से आपको बताएंगे ग्रीन टीवी की किसान चौपाल लगाने का हमारा उद्देश्य क्या है। अंशु। थैंक यू सो मच मैम। और यहाँ पे जितने भी किसान भाई बहन आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और हमारे जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत सारे लोग मुझे जानते होंगे, हम लखीमपुर में तीसरी बार प्रोग्राम कर रहे हैं 1 साल में, 1-1.5 साल में। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग पहली बार जो है वो हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं, सबसे बड़ी जो समस्या होती है कि कहीं पे भी हम लोग प्रोग्राम करते हैं तो लोगों का रहता है कि आपका क्या फ़ायदा है इस प्रोग्राम में। तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इस प्रोग्राम से ग्रीन टीवी का यही फ़ायदा है कि हमारा मेन मकसद है कि कैसे हम नई तकनीकों के बारे में, नए आविष्कार के बारे में, सरकारी योजनाओं के बारे में और जो नए उत्पाद हैं उसके बारे में आप तक जानकारी पहुंचा सके। फार्मर्स एजुकेशन अवेयरनेस का, जिससे कि आप लोग जो है वो कम लागत में ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। और इसी पहल में हम लोग देश भर में ये कार्यक्रम करते हैं, कृषि विभाग के सहयोग से, केवीके के सहयोग से, प्राइवेट संस्थाओं के सहयोग से। तो आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है वो अगले 1-2 घंटे जो है आप लोगों को गौर से सुनना है। जितने भी हमारे स्पीकर्स होंगे जो ये बोलेंगे ये आप लोगों की भलाई के लिए होगा, इससे ग्रीन टीवी का फ़ायदा नहीं है। हमारी बस यही सोच है कि हम किसी भी तरीके से आप तक ये जानकारी पहुंचा सके इस कार्यक्रम के माध्यम से। और ये पूरा प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, 2 कैमरा आप देख सकते हैं। तो आपको अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखना है और तालियां बीच बीच में बजाते रहना है, जिससे ये पता लगना चाहिए कि आप लोग सोए नहीं हैं, सुन रहे हैं। और अगर आप गौर से सुनेंगे तो उसके कुछ और भी फ़ायदे हैं जिसके बारे में मैम आपको बताएंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी ग्रीन टीवी किसान चौपाल में। और उम्मीद है कि आगे भी जो हम प्रोग्राम करेंगे उसमें आप लोगों का साथ रहेगा हमारा, और हम देश विदेश में जो है वो यहाँ की तकनीकों, हमारे देश की तकनीकों के बारे में जानकारी पहुँचा सके। यही हमारा मेन मकसद है कि कैसे हम जो हमारे सफल किसान हैं उनकी कहानी हम बता सकें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। मैम प्लीज। सुनेंगे चीज़ों को, किसान चौपाल को, तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप यहां से लेकर जाएंगे जो हमारे विशेषज्ञों द्वारा आपको मिलेंगी। और कार्यक्रम और मनमोहक, मनोरंजक रहेगा यदि चेहरों पर मुस्कान और हाथों की तालियां बजती रहेंगी।
और मैं आपको साथ ही बताना चाहूँगी कि इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी आइसुजू और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड हैं। बाहर स्टॉल्स लगी हैं धानुका एग्रीटेक की, यदि आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो बाहर से ले सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आइसुजू की गाड़ी बाहर है, यदि आप उस गाड़ी के बाहर सामने खड़े होकर एक सेल्फी लेते हैं और सेल्फी को एक नंबर मैं आपको बताऊंगी उस पर भेजेंगे तो कुछ इनाम आपको आइसुजू की तरफ से मिलेगा। इसूजू आपको एक इनाम देगी जो कि गुप्त इनाम है, आप में से जिसका भी लकी ड्रॉ मिलेगा वो इनाम उसको मिलेगा। तमाम बातें आपको बीच बीच में बताती रहूँगी, क्या प्रक्रिया है वो इनाम पाने की वो भी आपको बताऊंगी। लेकिन कार्यक्रम शुरू पहले करते हैं और सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन सर को, सीनियर साइंटिस्ट KVK गोला लखीमपुर से। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे किसान भाई बहनों को बताएं कि शुगर केन मैनेजमेंट और वैल्यू एडिशन किस तरीके से संभव है शुगर केन फार्मिंग में। गन्ने की खेती में मूल्य संवर्धन के बारे में विस्तार से सर आपको बताएंगे। नोटपैड और पेन आपके पास हैं, ध्यान से सुनिएगा। सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसी से संबंधित एक सवाल सर आपसे करेंगे। उस सवाल का आप में से जो भी जवाब देगा उन्हें ग्रीन टीवी की तरफ से एक इनाम मिलेगा। लेकिन तय ये करना है आपको कि जब तक माइक आपके पास ना आए तब तक जवाब ना बताएं। तो ध्यान से सुनिएगा सर प्लीज़। सबसे पहले आप सभी लोग को मेरा शानदार नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार बिसेन, मैं कृषि विज्ञान केंद्र लखीमपुर खीरी जो कि जमुनाबाद में है और ये चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर का है और मैं उस विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। और क्योंकि चर्चा बहुत ये एक अहम है और इस जनपद का मुख्य फसल भी है और हम जानते हैं कि इस पे ही हम लोग बहुत सारी चीज़ें निर्धारित है। हमारी 10 महीने की 11 महीने की हमारी फसल होती है और जितना अच्छा कर जाए उतना ही वो है हमारे लिए। और ज़रूरी नहीं कि सब कुछ हम लोग बता दें क्योंकि आप भी अनुभवी हैं, आप भी कई कई जगहों पे जाते हैं, कई मीटिंग होती है, कई गोष्ठी होती है, कहीं आपको मेले में जाते हैं, विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी आप जाते हैं। और ऐसा नहीं कि सभी लोग जा पाते हैं, कुछ ही लोग जा पाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस ये मंच एक है ग्रीन टीवी का, इस मंच में हम भी हैं, आप भी हैं, सभी लोग हैं, कोई अलग नहीं है। अलग इसलिए नहीं है क्योंकि हम भी उसी पे आधारित हैं। भोजन होगा तो मुझे भी खाने को मिलेगा, आप तो खा ही रहे हैं, मैं भी खाऊंगा। और इंसान कोई अलग नहीं है, बस हमारा एक कार्यक्षेत्र अलग है, आपका कार्यक्षेत्र अलग है। बात यहाँ पे ये आती है कि अभी मैं कुछ दिन पहले एक वो शॉप में गया, वहाँ पे जाने के बाद मुझे एक एहसास ये चीज़ हुआ कि क्या हम ये चीज़ें अपने जनपद स्तर पे या कोई हम शुरुआत कर सकते हैं, या जो हमारा युवा वर्ग है जिसके लिए भी ये ऑप्शन है वो भी ये चीज़ें कर सकता है। जैसे ही मैंने एक शॉप में गया तो वहाँ पे मैंने प्लेट्स देखे। प्लेट्स 2 तरह के थे, एक प्लेट्स तो ब्राउनिश कलर का था और एक प्लेट एकदम वाइट कलर का था। तो दोनों को मैं पढ़ने लगा पलट के, तो उस पर लिखा था कि ये गन्ने की खोई से बना हुआ। और गन्ने की खोई से बना हुआ तो जो ब्लीच किया हुआ था वो वाइट कलर का था, ब्लीच कर दिया जाता है तो कलर जो है वाइट हो जाता है, और जो नहीं था वो ब्राउनिश कलर का था। और वो आता कहाँ से था, वो बाहर से आ रहा है। तो मैंने सोचा कि जब बाहर से आ रहा है तो ये हमारे जनपद में भी हो सकता है, इसके लिए भी कोई ना कोई चीज़ें, क्योंकि हम केवल एक प्रोडक्शन तक उत्पादक ही बन के रह गए। पहले घरों में हमारे यहाँ सबके यहाँ जो है कोल्हू होता था, छोटा मोटा सभी लोग हम लोग रखते थे। अब भविष्य ये हो गया कि हम लोग जाते हैं किसी के गांव में भी, अगर रस मांगे हैं गन्ने का तो वो एक डंडे लिए, छोटी वाली कोल्हू है, उसको चलाते हैं, रस निकलता है और वो पी लिए। लेकिन एक समय था कि 3-3 जो बेलन वाला, 4-4 बेलन वाला जो है कोल्हू चलते थे, और जिस तरह के रहते थे मशीनों से लोग चलाते, बैलों से चला, फिर उससे मशीनों से चलाने लगे और जूस निकलता था, अपना ही जूस, अपना ही गुड़, अपनी ही चीनी। शायद मैं छोटा सा था तो मैं अपने गांव में देखता था कि हमारे घर में वो चीनी बनती थी दरदरा वाला रगड़ के, और जब बारात आता था तो दही जब दिया जाता तो वही चीनी चलता था। तब हम एक बोरी खरीद के जो है 3,500-4 हज़ार का भी खरीद के नहीं ला पाते। लेकिन अब हम क्या हो गए, इंस्टेंट हो गए, कोई भी चीज़ को तुरंत करना चाहते कि क्यों करने जाएं, क्यों मेहनत करें, क्यों खिलाएं। इवन अब तो हम संवाद भी करते हैं तो मुंह से बात नहीं करते, मोबाइल से बात करते हैं। एक कमरे से दूसरे कमरे में बात करनी है मोबाइल से, क्योंकि बाहर निकल के नहीं आना चाहता। ये हो गया मशीन का पार्ट। दूसरी चीज़, गांव में बहुत सारे बच्चों को टैब मिले हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को मोबाइल मिले हुए हैं, बहुत सारे लोगों को एंड्रॉयड फ़ोन मिले हैं। जो बच्चे ग्रेजुएशन या स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं,
हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में, उनकी भी एक जिम्मेदारी बनती है अपने घर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जनपद के लिए, सब चीज़ उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर आपने शिक्षा ग्रहण किया है तो वो शिक्षा को आप पास ऑन करिए, लोगों को बताइए भी। मैं 2-3 बातें आपसे कहना चाहूँगा। जहाँ तक संभव हो सके हमें अपनी चीज़, मैं खुद जानता हूँ गुड़ इस समय जो है मिल रहा है 60-70 रुपए किलो, और चीनी कितने की है? 40 भी होती होगी, 45 भी होती होगी, लेकिन गुड़, बढ़िया वाला गुड़ नहीं मिलने को है। ये भी एक बड़ी विडंबना है कि गुड़ अगर हम बढ़िया खोजने चलें तो शायद इक्का दुक्का मिल जाए कोई गुड़, नहीं तो ज़्यादातर गुड़ वैसा नहीं बन रहा है जैसा हम लोग घरों में बनाते थे। तो हमारा जो अपना चीज़ था उसको तो पहले ही हम लोगों ने छोड़ दिया अपना। अब हम लोग पूरी तरीके से एक बाज़ार पर निर्भर है, पूरी तरीके से। जहाँ भी गन्ना हमारे यहाँ लग रहा है, लखीमपुर में बहुत सारे, और देखते देखते हमारे यहाँ CO 0238 आया गन्ना, वो समय के साथ चला भी गया। अब धीरे धीरे उसको सीड चेंज से हटा दिया गया, अब उसको कहा गया कि अपना लगाएं, दूसरी वैरायटीज़ आ गई, बहुत सारी वैरायटीज़ आ गई, लेकिन लोग कहने लगे कि CO 0238 के अभी बराबर कोई नहीं है, अभी उसके समकक्ष कोई नहीं आ पा रहा है। तो भविष्य, क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, एक साइंस है, एक हमारी ब्रीडिंग की प्रोग्राम होती है, बीज उत्पादन की एक प्रक्रिया होती है, उसमें समय लगता है, उसके ट्रायल्स चलते हैं, उसके बाद ही हम किसी चीज़ को निकालेंगे। अगर जल्दी में हम कोई चीज़ निकाल के आपको दे दें और फेल हो गया जाके खेत पे, तो नुकसान आपका होगा, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट किया। अभी मैं कल आ रहा था रास्ते में, तो मैंने देखा गेहूं, एक सज्जन का गेहूं इतना बड़ा था, और मैंने कहा फरवरी में अभी इतना बड़ा है, फरवरी अभी ये 15 फरवरी, अब 15 फरवरी से ज़्यादा हो गया, मार्च आने वाला है, होली के समय जो है वो जो है हवा चलने लगेगा, उसके बाद गेहूं क्या होगा, बाली इतनी बड़ी निकालेगा, ना दाना मिलना है ना भूसा ही नहीं मिलना। इसका मतलब हमारा दोनों चीज़ गया। क्या? बेंगा, मतलब हमारे यहाँ पूरब में बेंगा कहते हैं बीज को, तो बीज भी गया, खाद भी गया, और जुताई भी गई। क्या हम कोई और भी चीज़ सोच सकते थे वहाँ पे? ये तो हमें आपको सोचना है ना। खर्चे यहीं पे बढ़ना शुरू करते हैं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक गांव में जा रहा था, मैंने देखा कि लोग जाइम जो है डाल रहे थे, जाइम डब्बे में आता है। तो मैंने पूछा ये जाइम क्यों डाल रहे हैं? कहें साहब खबिए बहुत। तो हम कहे कौन सी वैरायटी है? कहें DBW 187। तो हम कहे बोए कब रहो? कहें दिसंबर में। हम कहे इसको तो बोई जाती है नवंबर में। बोए हो दिसंबर में और खबाई कराने के लिए इसको दे रहे हो कि ज़बरदस्ती से निकाल रहे हो। तो आप चाहे जितने रुपए का लाए हो, दिए हैं, डाई भी दे रहे हैं, यूरिया भी दे रहे हैं, पोटास, उस पर आपको नहीं विश्वास है, लेकिन उस जाइम पे जरूर विश्वास है जो डब्बे में खूब बढ़िया सा फोटो लगा आपको है। तो कृपया करके, हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, गांव में सभी लोग हैं, कम से कम ये चीज़ें हम आप तो पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, एक दूसरे से संवाद कर सकते हैं। ये तो आज एक मंच मिला है कि हम लोग सभी लोग बैठ के बात कर ले रहे हैं। गाँव में भी अब किसी के पास समय नहीं है, हम भी अपने गाँव में जाते हैं, आधे लोग हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं, लेकिन वो क्या है, या तो ताश खेल रहे हैं या तो मोबाइल में रील्स कर रहे हैं। वो भी वही कर रहे हैं जो शहरों में है, वो भी गांव में भी यही शुरू हो गया। अब तो ये हो गया कि रिश्तेदार से मिलता है तो वो हाय हेलो करता है। तो ये स्थितियां बन गई हैं। तो क्या हम खेती, जिससे कि हमारी सब कुछ जुड़ी हुई है, हमारा स्वास्थ्य जुड़ा हुआ है, हमारे खर्चे जुड़े हुए हैं, हमारा ये मौसम जुड़ा हुआ है, सब कुछ उसी पर निर्भर है, लेकिन हम उसको किस तरह से सोच रहे हैं, ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक यक्ष प्रश्न है। तो कृपया करके मैं 2-3 बातें बोलूंगा, अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। गन्ने की बुआई करने के हमारे 2-3 तरीके हैं जो लखीमपुर में हम देखे हैं। गन्ने का कूड़ कटता है, कटेगा, पूरा का पूरा गन्ना रख दिया जाता है, और उसके बाद फिर गन्ने को हम लोग कटवाते हैं, वो काटते हुए चले जाते हैं। तो हमने पूछा क्यों ऐसा करते हैं, तो वो लोग बोले सर आसान होता है, आसानी के लिए हम करते हैं। फिर कुछ लोगों से मैंने पूछा कि भाई गन्ना आप काट के क्यों नहीं बोते? कहे सर काटवाएं, फिर ढोएं, फिर लेके खेत में जाएं, और फिर लेबर अगर चला गया, कह दिया कि नहीं हमें खाना ही खाना, उठ के चला गया उधर, तो समस्या कहाँ पे आ जाती है? फिर गन्ना उसी खेत में पड़ा हुआ है, मतलब धूप में गन्ना पड़ा हुआ है, और वो धूप में गन्ना पड़ा हुआ है आपका, फिर वो गन्ना जब समय होगा फिर आप बोना शुरू कर देंगे।
मतलब जितने देर तक गन्ना आपका खुले में रहा, उसकी नमी उड़ रही है, वो धूप ले रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन वहीं पे हमारे से एक गलती हो जाती है। गन्ना खरीदते समय हम बीज लेने आ गए तो 400 रुपये कुंटल, बहुत सारे लोग 4000 रुपये कुंटल भी खरीद के लाए हैं। हमें भी पता है 6000 रुपये कुंटल भी खरीदे हैं, 8000 रुपये कुंटल भी, मतलब जैसे कोई रेट जैसे हुआ वैसे लोग ले रहे थे। तो इस तरह की प्रक्रिया, जब हम पैसे वहाँ लगा रहे हैं तो जब खेत में जाते तब क्यों ये सोच लेते कि जल्दी से निपट जाए, निपटा के बस चले आना घर। ये हम लोग के भी क्षेत्र में है। हम लोग के यहाँ बीज लाएंगे, लोग खरीद के लाएंगे, सब कुछ करेंगे। बुआई के समय इतनी जल्दी रहती है कि बो के किसी तरीके से घर, अब कहते हैं बस गंगा अब नहा ली है, मतलब कि वहाँ गंगा नहा ली, वो बुआई हो गई, लेकिन पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, किसी और ने नहीं। तो वहाँ पे हमें थोड़ी सी सावधानियाँ बरतनी पड़ेगी। हमारा लेबर है, चाहे हमारे घर के लोग हैं, थोड़ी सी सावधानी अगर आप बरत देते हैं, आपका गन्ना बढ़िया हो जाएगा। वहीं से समस्या शुरू होती है। गन्ने को भी बोते वक्त हम लोग गन्ने की पूजा भी करते हैं। ये हम जानते हैं कि पौधा भी एक क्या है, जीव है, जंतु नहीं है, वो जीव है। जंतु तो हम लोग हैं, जीव है। तो जब जीव की ये चीज़ें हैं, जब उसकी हम पूजा करते हैं तो उसको भी तो घाव लगता होगा, उसको भी तो समस्या आती होगी। वही चीज़ होता है। उसको जब घाव हम देते हैं, काटते हैं, जिस समय जिस औजार से आप काटते हैं उसी से पहले आप उसको जो है रेड राट, वही लाल सड़न पहले वहीं दे देते हैं आप, क्योंकि वो जो सामान है जिससे आपने काटा, कोई भी मजदूर कहीं और भी गया होगा, वो काटा होगा और वहाँ उसका गन्ना क्या रहा होगा, लाल सड़न से, बीमारी से ग्रसित रहा होगा। वो लगना ही तो है उसको, बस लगा। आपका खूब बढ़िया बीज आप 400 रुपये कुंटल खरीद के लाए और गन्ने के में वो मारता चला गया, वो तो दे के चला गया आपको, अब आपको पता ही नहीं चल रहा। फिर आप जाते हैं, जब गन्ना आपका सूखना शुरू करता है तो क्या करेंगे, एक फांदी पहले सूखती है लोगों की, तो क्या करते हैं, जितनी सूखी है उतना ही काट लेते हैं, जबकि कहा गया कि पूरी की पूरी फांदी आप निकलवा लीजिएगा। अब फांदी तो निकलवा लिए, बरखा हो गई, बारिश हो गई, अब वहीं पे लाल सड़न वाली बीमारी का जो है, हमारा जो जीव है, जो भी है वो कीटाणु वहीं पड़ा हुआ है, वो होता है एक फफूंद, वो जो है फिर वो घूमने लगता है। पानी लगाया नहीं, वो घूमा नहीं, और पानी के द्वारा जो खेत आपका बढ़िया भी था उसको भी आपने दे दिया, ये भी समस्या आती है। इसके अलावा बरखा हो गई, बरसात हो गई, मेड़ा आपका मजबूत नहीं था, उनके यहाँ लाल सड़न बीमारी था, उनका पानी बह के आपके खेत में आ गया, आपका बढ़िया गन्ना हो गया। और इसका केवल एक ही कारण होता है, जैसे सियार ने या चूहे ने काटा हो, कहीं कहीं घाव किया हो, ये कीड़ा उससे भी जो है, ये जो आपका कीटाणु है, इससे भी एंट्री ले लेता है। इसीलिए देखे होंगे वो धीरे धीरे लाल होना शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं अरे सियार, तो सियार काटेगा थोड़ा देर रहेगा, लेकिन फिर वो एंट्री करता है। इस तरह की सिचुएशन में आपको गन्ने के बीज को जब भी आप लें, लगाने जाएं, उसको उपचारित जरूर कर लें। उपचारित करने के तरीके में एक दवा आई है जो आपको मिल वाले भी देते हैं, जिसका नाम है थायोफेनेट मिथाइल, जो हेक्साटॉप के नाम से आपको मिलता है, देते हैं ना मिल वाले, लिखे होंगे, आप जाते होंगे ट्रैक्टर लेके तो लिखा हेक्साटॉप, थायोफेनेट मिथाइल। इस दवा का 0.1 से लेके 0.2 उसको हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं अभी, 1 ग्राम से लेके 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना लीजिए। घोल बनाने के बाद जो घोल बनाएंगे आप, उसको जो है कम से कम 100 लीटर में 150 लीटर पानी में आप घोल बनाएं, क्योंकि गन्ने का बीज है, कोई 1 एकड़ लगाएगा, कोई 1.5 एकड़, कोई जो है 3 बीघा लगाएगा, कोई 1.5 बीघा लगाएगा, कोई 4 बीघा लगाएगा। उस हिसाब से जो बीज आपका लगता है उतने हिसाब से पानी ले लीजिए और गन्ने के बीज को काट के उसी में डाल दीजिए। आधे घंटे के लिए नहीं, 10 घंटे के लिए। ये ध्यान दीजिएगा, लोग गन्ने के बीज के टुकड़े को डालते हैं और निकाल के फिर क्या कर देते हैं, तुरंत बो देते हैं। तो ये नहीं करना है, एक दिन पहले आपको ये तैयारी कर लेनी है और करके आप रखे रहिए, और 10 घंटे बाद फिर तब आप गन्ने के अपने बीज को जाके लगाइए। खेत में जाइए, आपको सोसाइटी के द्वारा ट्राइकोडर्मा मिलता है। इसके अलावा ट्राइकोडर्मा जो है, किसी का जो है गोबर का खाद होगा,
किसी के पास केचुए का खाद होगा। इवन देन जो प्रेस मड आपका आता है, मही जो होता है, वो भी उस पर भी ये हम लोग ट्राइकोडर्मा को उगाया जाता है, उनको भी उस पर किया जा सकता है। अगर वो वाले मिल जाए उसको लीजिए, खेत में डलवा दीजिए, शाम को ही खेत में डलवा दीजिए आप और जुताई करवा दीजिए। जैसे आप गोबर की खाद डालते हैं उसी तरीके से आप करा दीजिए। नहीं कर पाते हैं, कूड़ में जैसे आप खाद डालते हैं उसी तरह इसको भी डलवा दीजिए, फिर गन्ने को आप लगवाइए। और कोशिश करिए कि खाद नीचे पड़े, गन्ना ऊपर पड़े। यहाँ उल्टा होता है, गन्ना पहले ऊपर से खाद। ये भी है। मुझे नहीं ये बात मालूम थी, मैं मितौली में गया तो मैं पूछने लगा कि भाई साहब गन्ना कैसे बोते हैं? कहे साहब बस वही चीरा लगाए, खुल गया उसमें गन्ना रखो, ऊपर से खाद डालवा। हमको ऊपर से काहे खाद डाल दिए आप लोग? कहे बस यही है, आसानी है, पड़ गई गन्ना। हमको ये बताइए, जड़ निकलेगा ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा? आसमान में तो जाएगा नहीं जड़। गन्ने में 2 तरह की जड़ होती है। पहला जड़ जो गांठ होती है वहाँ से निकलती है, उसके बाद जो आँख होती है उसके आँख से भी नीचे से भी निकलती है। जो आँख वाली जो निकलती है वही ज़्यादा समय तक के लिए बनी रहती है। तो जड़ें जब निकलेंगी नीचे की तरफ जाएंगी, तो खाद नीचे होनी चाहिए थी, और खाद क्या हुआ? ऊपर डाल दिए। और आँख कहाँ है गन्ने का? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी जा सकता है। भाई जरूरी नहीं कि एक ही लाइन में हो आँख। गन्ने को पड़ेगी तो हो सकता है इधर भी गया या ऊपर हो या कहीं और खाद आपने डाल दिया, अगर उसके आँख पे पड़ गया तो क्या होगा? जमेगा। और ये शिकायत हम आप सबकी आती है कि जो है गन्ना जमा नहीं, हम डाले रहे, गन्ने जम ही नहीं रही है। पता चला कोई का आँखें खत्म हो गया, कोई कुछ हुआ, हम लोग कुछ और सोचते। तो ये प्रक्रिया पहले छोड़ दीजिए। खाद डाल रहे हैं, पैसा लगा के ला रहे हैं, पहले आप खाद डालिए, फिर गन्ने के टुकड़े। और गन्ने के टुकड़े को बिना उपचारित किए हुए कतई न बोइए, क्योंकि लाल सड़न बीमारी अब 0238 को ही नहीं पकड़ा है, उसमें 118 भी है, 15023 भी है, 13235 है, सबको अब ले रहा है चपेट में। तो इस बीमारी को ये मत मानिएगा कि CO 0238 को ही पकड़ेगा। तो कृपया करके ये जरूर कर लीजिए। रही बात खादों का, ये सब चीज़ें मैं आपको, भाई आपके जेब में पैसा है, आप चाहे जो भी करिए, लेकिन मेरे तरफ से जाइम को ना है। अगर आपको डालना है भाई, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन आपको मेरे तरफ से मैं ना करूँगा कि जाइम को न डलवाए। क्यों? पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें बातें थी जिसमें कि हमें बड़े सावधानी पूर्वक, और ख़ास करके खादों का भी जो चयन है आपके लिए मैं ये भी बता दूं आपको। NPK जितने भी आते हैं, 12-32-16 हो, DAP हो या और भी सी, ये सब बुआई के समय देने के लिए कहा जाता है। सब बुआई के समय है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग उसको बिखेरते हैं। ऐसा ना करें आप, क्योंकि नुकसान आपका है, हमारा नहीं, नुकसान आपका हो रहा है। तो कृपया करके ये सब चीज़ें भी ध्यानपूर्वक रखिए। और अगर हमारे बीच में कोई युवा बैठे हों तो उनसे मैं ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो चलाते होंगे ये मोबाइल, ज़रूर उसमें इस तरह की प्रक्रिया को देखने के लिए कि कैसे बनता है। क्या हम गांव के स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे हमारे पास जगह भी होता है, हम प्रधान से कह देंगे छोटी सी एक यूनिट भी हमारे यहाँ भाई लगाई जा सकती है। भाई प्लेटें तो बनाना है। आप गांव में घुसिए, जितनी शादियाँ पड़ी होंगी, आधा प्लास्टिक आपके गांव में दिखेगा। अभी आंधी आ जाए आपके द्वार पे वो प्लास्टिक दिखेगी। तो क्या हम तो शुरुआत कर सकते हैं ना प्लास्टिक को हटाने के लिए। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी करिए। और ये भी बता दूं कि रिलायंस का यहाँ पे शॉप है, रिलायंस वालों का ये ग्रॉसरी का, मतलब जो आप खाना वाना खाते हैं, चावल दाल की भी उनकी दुकानें हैं, और जनरल स्टोर टाइप की, उसमें मैंने ये प्लेट बिकते हुए देखा था। तो उसमें आप देख सकते हैं कि कहाँ से बना है, कैसे बना है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। और वो प्लेट्स, तो ये गांव पे स्तर पे हमारे काम हो सकते हैं, क्योंकि गन्ना के जून के बाद हमारे पास गन्ना में बहुत काम नहीं रह जाता। तो अगर हम खाली हैं, छोटे छोटे प्लेट्स ही बना लें, क्योंकि हमें धंधे और भी करने हैं। केवल खेती पे रह के हम ये सोचें कि कुछ हम कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। तो हमको और भी धंधे करने हैं। गन्ना है, गन्ने के साथ एक चीज़ और भी कर सकते हैं, आप लोग बढ़ावा दें। क्योंकि मैं निघासन, धरौरा, ईसानगर में देखा हूँ लोग उड़द लगाते हैं। तो उड़द लगाते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहता हूँ मूंग भी आप लगा सकते हैं। लगाइए, ये ना सोच के कि हमें दाना ही मिलेगा, ये सोच के चलिए आप लोग कि भविष्य में
आपको फास्फेटिक फर्टिलाइज़र खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह भी मैं बता दूं, उस कॉन्फ्रेंस में इस पे भी चर्चा हुई है कि अगर आप दलहन के पौधों को अगर अंतः फसल के रूप में गन्ना या अन्य फसल में लेते हैं तो भविष्य में आपको फास्फेटिक मतलब फास्फोरस फर्टिलाइज़र आपको देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने खेतों में इतना डीएपी इतना एसएसपी डाल चुके हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 1 एकड़ में 8 बोरी जो है डीएपी पड़ रही है आलू में। 1 एकड़ में 8 बोरी, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूं, 1 बोरी में 9 किलो होता है नाइट्रोजन और 23 किलोग्राम फास्फोरस होता है। अब जोड़िएगा, नाइट्रोजन हुआ, फास्फोरस कितना हो गया, 46 गुणे 4 करिए, कितना हो गया, कितना हो गया, करीब 160 के ऊपर गए। 160 किलोग्राम फास्फोरस कहीं से लिखा है कहीं पे देने के लिए? आपको नहीं दिया, लिखा है ना। गन्ने में भी 80 किलो लिखा है। 160 किलो 1 एकड़ में, मैं 15 बीघे में बताता हूं कि 80 किलो पड़ना है फास्फोरस, और पड़ कितने रहा है 1 एकड़ में। 160 किलो 1 एकड़ में, और 15 बीघे में आप जाएंगे कितना हो गया? आप सोचिएगा, एक आकलन करिए। आप इतना खाद आप डाल रहे हैं, क्या हम कोई संवाद नहीं कर रहे हैं, या आप जानबूझ कर डाल रहे हैं, या आपको पता नहीं है, या हम ज़्यादा पाने के चक्कर में ज़्यादा डाल दे रहे हैं? तो क्या हुआ स्थिति मैं बता रहा हूं। वहां आलू के फसलों में क्या हुआ कि आलू का फसल क्या हुआ, उसकी पत्तियां छोटी होने लगी, ऊपर से पत्तियां होने लगी छोटी, तो लोग सोचे कि इसमें लग गई बीमारी। खूब इमिडाक्लोप्रिड बिका, जितने थे इमिडा, एसिटामिप्रिड, क्लोथियानिडीन, थायोमेथोक्साम, खूब जितनी दवा थी सब पड़ती रही। कोई उसका आकलन ये नहीं कर रहा है कि कारक क्या है। बाद में पता चल रहा है कि वो आलू का जो पत्ती छोटा हो रहा है वो जिंक की कमी से हो रहा है, कि जहां भी फास्फेटिक फर्टिलाइजर ज़्यादा पड़ने लगेगा, ज़्यादा होने लगता है, वहां जिंक की कमी हो जाती है। तो ऐसे खेतों में जिंक को देने की जो है एक कही जाती कि दे दीजिए, लेकिन पहले से ही फास्फोरस आप इतना डाल देते हैं कि जिंक 10 किलो पे नहीं काम करता, तब जिंक मांगता है 25 किलो एकड़। अब 25 किलो जिंक डालेंगे तब वो काम करेगा, क्योंकि फास्फोरस इतना पहले से बैठा है, उसको जिंक को काम नहीं करने देता। ये एक मैंने साइंस की चीज़ आपको बता दी। ये चीज़ें हैं जिसको कि हमें आपको समझने की और ये चीज़ें ज़रूरत है। तो मैं आपको इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जितनी भी बातें सर ने आपको अभी बताई हैं, आपने कितना ध्यान से उन्हें सुना है। सर का एक सवाल और सवाल का जवाब जिनको भी मालूम होगा वो सिर्फ हाथ उठाएंगे, माइक आप तक आएगा, माइक में आपको अपना नाम बताना है और उसके बाद सवाल का जवाब देना है। सर सवाल। भाई हमारे सभी बहुत सारे लोग, हम किसान भाइयों से परिचित भी हैं, सब कुछ लोग के घर भी जाता रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न यही रहेगा आप लोग से कि अगर जिस औजार को मैंने बताया कि इस औजार को आप जैसे ही कटवाते हैं गन्ने को, उसको साफ करने के लिए या हम लेबर से या हमारा जो मजदूर आए उसको कहेंगे साफ रखने के लिए कि कुछ और करने के लिए? अगर साफ करना होगा तो क्या करें? उसके धार को साफ करने के लिए क्या करेंगे? ये प्रक्रिया है। दूसरी आपको बहुत अच्छी, ये एक जो गांव में पहले हमारे चलता बंद हो गया ये सब चीज़ें, ठीक है। पहले आग से हम लोग तपवाते थे, ठीक, वो भी एक प्रक्रिया थी करने के लिए। जी हाँ बताएं, आप भी बोल रहे थे, बोलें। हैं? जी हाँ, बेवेस्टीन से भी कर सकते हैं, इसके अलावा डिटॉल से कर सकते हैं, सेवलान से कर सकते हैं। उसके धार को केवल आपको साफ कर देना है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको जोड़ दूंगा लास्ट में, कृपया करके जितने लोग रसायन का प्रयोग करते हैं या उपयोग में लाते, प्रयोग तो आप नहीं करते, उपयोग करते हैं, साबुन से जरूर हाथ धो लिया कीजिए। क्योंकि मैं खेत में गया हूं, एक सज्जन जो है दवा डालने के बाद आए और हाथ धो के सीधे वो रोटी खाने लगे। मैंने उनसे पूछा कि यार रोटी ऐसे खा ले रहे हो? कहे साहब ये सब हम लोग का रोज का काम है, हम सब पचा ले जाइए। तो हमने कहा भैया अब हमारा तो काम था, मैंने बता दिया, तो कृपया करके ये जो आपने बताया एक करने के लिए बेवेस्टीन सही था। धन्यवाद।
और सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही अंशु जी, मैं आपसे कहना चाहूँगी कि सर को एक धन्यवाद उपहार जो कि धानुका की तरफ से दिया जा रहा है। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले, जैसा मैंने आपसे कहा ईसुजू के बारे में, बाहर एक गाड़ी लगी है ईसुजू की, आपने देखी होगी। यदि आप उस गाड़ी के साथ एक सेल्फी लेते हैं और सेल्फी को इस नंबर पर भेजते हैं, नंबर आप नोट कर लीजिए 9838282481। और चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी अनुज तोमर सर, ASM धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से। सर कृपया स्टेज पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम कैंपेन क्या है और गन्ना किसानों के लिए धानुका के पास क्या कुछ खास है। सर। ग्रीन टीवी किसान चौपाल, उनके लिए धन्यवाद देना चाहेंगे। आज आपके माध्यम से हम एक मंच पे इकट्ठे हो पाए थे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये बताएंगे, इंडिया के अंदर दो लोग ऐसे हैं कि जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं। मेहनत तो हम सभी करते हैं, लेकिन दो लोग ऐसे हैं जिसका नारा भी है दिया गया था, हमारे स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी प्रधानमंत्री जी ने दिया था। कौन सा नारा था? जय जवान जय किसान। दोस्तों, कहने को दो शब्द हैं ये, लेकिन बहुत बड़े हैं ये, और उनके मायने आज भी हैं। एक हमारे जवान हैं जो आज भी बॉर्डर पे रह के रक्षा करते हैं, चाहे -50 में टेम्परेचर में सियाचिन ग्लेशियर में हो या प्लस में, अगर प्लस में बात करें रेगिस्तान में हो, तो वो आज भी हमारी रक्षा करते हैं, सुरक्षा करते हैं। दूसरे हमारे किसान भाई, फूड सिक्योरिटी, जिनकी वजह से आज हमारे लिए खाने के लिए उपलब्ध होता है। और इसका साक्षात आईना आपने देखा होगा, जब कोरोना काल चल रहा था, जब सारी दुनिया लाख थी, तो अकेले किसान भाई ऐसे थे कि जो घर से बाहर निकल रहे थे, खेतों में जा रहे थे। आज भी अगर आप देखिएगा, सबकी टाइमिंग होती है, सुबह से शाम होती है, किसान भाई की कोई टाइमिंग नहीं होती है। तो मैं अनुज तोमर, धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से हर किसान भाई के लिए प्रणाम करता हूँ। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड भारतीय कंपनी है और नई नई टेक्नोलॉजी के साथ विश्व स्तर के प्रोडक्ट लेके जापान, यूरोप, अमेरिका के, इनसे टाई अप करके विश्व स्तर की टेक्नोलॉजी लेके इंडिया के अंदर आई है ये। इसकी स्ट्रेंथ सबसे बड़ी क्या है? ये 6500 डिस्ट्रीब्यूटर्स, 80,000 रिटेलर्स, 10 मिलियन इनके फार्मर हैं, जिनके टाई अप, जिनके सेलेक्टेड हम लोग थ्रू आप लोग तक पहुँचे हुए हैं, जिनमें से 3 मिलियन का डाटा मेरे पास विद आपके क्रॉप फोकस प्रोडक्ट किस तरीके से उस तरीके से साथ मेरे अवेलेबल रहता है ये। तो धानुका आपने देखा होगा, जैसे कि गन्ने की फसल सबसे मुख्य फसल है। ब्राज़ील अपना एक सबसे पहला देश है, सेकंड नंबर पे इंडिया आता है जहाँ पे गन्ने की मुख्य फसल है। और जिस ज़िले में खड़े हैं वो तो गन्ने के लिए है, और अधिकतर गन्ने की ही उपज होती है यहाँ पे। तो गन्ने के लिए क्या था कि आज से पहले कोई हम लोग 240 मेट्रिबुजन इनका यूज करते थे 20 साल 25 साल से। और एक ऐसा था गन्ने के अंदर, एक बीट्स था, एक खरपतवार था जो जाता नहीं था, मोथा, कहीं मोथा बोलते हैं, कहीं भादा बोलते हैं। वो एक ऐसा था कि वो कभी जाता नहीं था और लोग परेशान थे, किसान भाई परेशान थे कि गन्ने के अंदर से इसको कैसे ख़त्म करेंगे। इसके लिए तरह तरह उदाहरण भी दिए गए थे। कोई तो इसके लिए रावण भी कहता था कि एक सर काटो दोबारा से तैयार हो जाए। कोई इसके लिए दाढ़ी भी बोलता कि आज बनाओ कल दूसरे दिन तैयार हो जाता था। कोई राक्षस भी बोलता था। इसको मारने कोई उपाय नहीं था, क्योंकि ये जितना काटोगे उतना डबल होकर दूसरे दिन तैयार होकर निकलता था। फिर धानुका निशान केमिकल जापान के कॉर्पोरेशन से लेके आई थी सैंप्रा। काफ़ी किसान भाइयों ने यूज भी किया है सैंप्रा के लिए। वो ऐसा है, जब से सैंप्रा आया है तो एक तरीके से गन्ने की फसल के लिए एक नया उत्पाद मिल गया, जो किसानों की फसल के लिए पैदावार तो बढ़ाता ही बढ़ाता है। कि एक तरीके से आप देखिए, जब से मोथा गायब होता खेत में, फसल की पैदावार ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक मोथा होता है तब तक उस खेत में गन्ना ही गन्ना दिखता, वो भी कमज़ोर स्थिति में मोथा ही दिखता। ऐसा लगता है ये मोथे की खेती हमने तैयार कर दी है, दूसरा कुछ तैयार नहीं हो पाता था। और जब आप कभी भी देखते होंगे, जैसे ही मोथा हटेगा तो और बीज से निकल के तैयार हो जाते थे। जब ये सैंप्रा आया था दोस्तों, उस समय लोगों को लग रहा है ये कैसे चलेगा, क्या करेंगे, क्योंकि उस समय 200-400 रुपए की दवाई की इस्तेमाल होता था, ज़्यादा का इस्तेमाल नहीं होता था। अब क्या था, करने के तरीके पे सबसे पहले तो एक चीज़ है, कोई उपज फसल की पैदावार बढ़ाने के सबसे तरीका है और सबसे फ्री की चीज़ है, जिसको अगर हम इस्तेमाल कर लें तो फसल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। वो है समय, फ्री भी आता है और सही टाइम पे इस्तेमाल हो।
चाहे वो दवाई हो, अगर सही टाइम पे इस्तेमाल करेंगे तो इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। आप बुवाई सही टाइम पे करेंगे, रिजल्ट ऐसे आएंगे। डॉक्टर बिसेन जी ने जैसे कि बताया था कि वो दिसंबर में गेहूँ बो रहे थे और खाद की उम्मीद कर रहे थे, कैसे हो सकती है। उसी तरीके से जब हम लोग लेके आए थे सैंपरा को, तो क्या था कि जब हमारे किसान भाई लेके जा रहे थे तो हम एक एक यूनिट के पीछे गए थे। उसका रीज़न ये नहीं था कि कितना ले आप क्या लेके आए क्या नहीं। रिटेलर से बोला भैया किसान भाई का नंबर और नाम नोट कर लीजिए। उसका रीज़न ये था कि अभी भी हम नोजिल का सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो था करने के तरीके पे। कोई दवाई आप ले आइए, उसके करने के तरीके पर निर्भर करता है। 50% दवाई का रिजल्ट होता है, 50% उसके करने के तरीके पर निर्भर करता है आप करते किस तरीके से हैं। पता लगा कि गोल नोजल से अगर हम हर्बिसाइड का इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। हर्बिसाइड के लिए कट नोजल का इस्तेमाल होता था। मैं भी एक किसान की फैमिली से घर से पैदा हुआ, लेकिन मैं भी वीकली नहीं डायबिलिट जानता था कि किस तरीके से इस्तेमाल होता है। लेकिन जब मैं सैंपरा आया, धानुका ने मेरे को ही सबसे पहले सिखाया पीठ पे टंकी लाद के, चलिए पहले आप सीखिए नोजल कैसे लगेगी, कैसे इस्तेमाल होगी। तो जागरूकता के लिए जैसे बात होती थी, किसान चौपाल वालों ने कहा कि जागरूकता, अवेयरनेस जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। फिर हम किसान भाई को एक एक यूनिट, एक एक टंकी से जब स्प्रे कराया, इस तरीके से स्प्रे करना है, फिर जाके आज वही सैंपरा उत्पाद है। आप लोगों की तरह से बहुत ज़्यादा हिट हुआ, आज सैंपरा हर कोई लगाता है। लेकिन एक ही चीज़ सैंपरा की आज भी आप याद रखिएगा, 3 से 5 पत्ती की स्टेज होनी चाहिए, फूल नहीं आना चाहिए। अगर फूल आ गया तो रीजनरेशन शिकायत इसलिए आएगी क्योंकि एक एज होती है। एज ग्रुप के बाद अगर हड्डी, अगर पैर भी टूट जाए, हाथ भी टूट जाता है ना, तो हड्डी जुड़ने में टाइम लगता है। जितनी जल्दी एक बच्चे की जुड़ जाती है उतनी जल्दी बड़े की नहीं हो पाती है। तो सबसे पहले तो हम इस चीज़ के याद रखें, सही स्टेज पर सही टाइम पे उसका इस्तेमाल करें, आपको रिजल्ट अच्छा और सुंदर मिलेगा। दूसरे दोस्तों कहते हैं कि धरती हमारी माँ है और जब माँ स्वस्थ होती है तो बच्चा स्वस्थ होता है। तो आज हम ज़मीन के लिए उतना दे पाते हैं जितना हम ज़मीन से ले रहे हैं। कोई टाइम जब हम छोटे थे तो देखा करते थे कि लहड़ी डल्ला, इनसे गोबर की खाद डाली जाती है। आज हमारे कितने किसान भाई गोबर की खाद डालते हैं? वाकई में उतनी डालते हैं जितनी पहले पड़ती थी? ईमानदारी से बताइए, 2-4% से ज़्यादा अगर बताइएगा अगर कोई हो। क्योंकि मैं भी घर से हूँ, उसे किसान के घर से, आज भी मेरी खेती होती है, वाकई में उतना पड़ता है? सर नहीं पड़ता है क्योंकि उतने जानवर नहीं हैं। और ऐसा नहीं है कि जानवर हम रखना नहीं चाहते हैं। आज क्या है कि जानवर के लिए उतनी जगह चाहिए होती जितने में हम रहे से उससे 3 गुना ज़्यादा जगह चाहिए होती है। जानवर महंगे हो गए हैं, तो कई स्थितियां ऐसी आती हैं जिसकी वजह से हम गोबर की खाद को नहीं उतना डाल पाते हैं। उसके लिए धानुका का एक प्रोडक्ट आता है माइकोर, उसमें विश्व स्तरीय यूएसए एग्रोनोज कंपनी से कोलैबोरेशन करके धानुका ने प्रोडक्ट माइकोर लेके आई है। और उस प्रोडक्ट के अंदर खासियत एक ही है कि एक तो IMO सर्टिफाइड है वो गवर्नमेंट से। और माइकोर ही क्यों? बहुत सारे उत्पाद हैं, क्यों आपका माइकोर ही? सबसे पहले तो एक अगर साइंटिफिक चले जाता है, एंटो एंडो माइको राजा का फ़र्क आता है, तो एंडो है और एंडो में एक ही फ़र्क आता है। हम सिंपल की बात करते हैं, अभी तक 4G चल रहे थे मोबाइल, अब हम लोग 5G की तरफ जा रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। चल तो 4G भी रहा है और टेक्नोलॉजी के साथ हम आ रहे हैं। अब क्या है कि काम कैसे करेगा? एक तो फसल हो गई, फसल की जड़ का रूट बढ़ गया है। एक तो इसकी भी झाड़ू ने HY टेक्नोलॉजी, हाई यील्ड टेक्नोलॉजी इसका। अगर बीच में कोई तीसरा आ जाएगा, हम लोग दूर खड़े हुए हैं तो तीनों मिलाएंगे ऑटोमेटिकली। अगर दूर हाथ नहीं मिलना है, तीसरा बीच में आ जाए तो तीनों के हाथ मिल जाते हैं। सबसे ज़्यादा जड़ों का विकास होता है। जब जड़ों का विकास होगा तो खाव अपने आप ही आएगी। उसके लिए जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था, सही टाइम, या तो हम बुवाई के टाइम पे डालेंगे या पहले पानी पे डालेंगे। उसके बाद अगर आप डालेंगे तो खाद की उम्मीद हम नहीं कर सकते हैं। तो एक तो माइकोर हो गया, तो इसके लिए 4 से किलो आपका पेड़ी में और पड़ता है। गन्ने की अगर हम बात करें तो 8 किलो एकड़ की इसकी डोज आती है। एक प्रोडक्ट और गन्ने की अगर हम बात करें तो लगभग जब 20 से 32 डिग्री का टेम्परेचर आसपास आता है, आपकी मई जून के आसपास जब शुरुआत होती है, पोका बोइंग, भुंडा भी कहते हैं, उसी टाइम दूसरा कीड़ा भी लगता है तो भुंडे की भी समस्या आती है। उस समय पर समस्या आती है उसकी। लेकिन उस समय हम कब काम करते हैं तो पहले तो हम चले जाते हैं, एक दिन खेत में गए, चर्चा करे आए, दूसरे दिन चले गए, तीसरे दिन दवाई लेने जाते हैं। कोई भी दवाई आती है, सबसे बड़ा रिस्पांस उसका रिजल्ट तभी मिलता है जो हमने प्राइमरी स्टेज पे या लक्षण देखने पे उसका इस्तेमाल करते हैं।
वरना क्या है कि नुकसान भी होता है, हम दवाई के लाके खर्चा भी बढ़ा चुके होते हैं, दोनों चीज़ होती है। पोकावंज जब आए तो धानुका का कोनिका आता है, 300 ग्राम पर एकड़ की उसकी डोज है, और उसके लिए आप प्राइमरी स्टेज में ही, जैसे ही अगर टाइम आता है, आप प्राइमरी स्टेज में जैसे ही कहीं अगर लक्षण दिखने शुरू हो, उसी टाइम आप डाल दीजिए, खेत में स्थिति में निकलना शुरू हो जाता है। सैंप्रा की एक चीज़ और पूछेंगे, अभी जैसे कि कहा है कि टीचर का फेलियर होता है या स्टूडेंट पढ़े नहीं, जैसे सैंप्रा है, सैंप्रा की डोज कितनी है? 36 ग्राम पर एकड़ की। और एक प्रोडक्ट अभी मूवमेंट में नया आया है, धानुका ने लॉन्च किया है, सैंप्रा तो है कि आपको काली भादे को मार रहा है ये। अब हमने एक नया प्रोडक्ट अभी लॉन्च किया है, फरवरी में लॉन्च किया है, बसंत पंचमी के दिन लॉन्च किया है। वो भी इसलिए बसंत पंचमी को कहते हैं ना, बसंत पंचमी को जितने काम होते हैं शुभ होते हैं, उसके लिए कोई तारीख निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो धानुका ने एक नया प्रोडक्ट टाइजोम लॉन्च किया है। उसकी खासियत क्या है? जिस तरीके से ये मोथे को मारेगा सैंप्रा, 36 ग्राम एकड़ इसकी डोज है, उसी तरीके से टाइजोम की डोज है वो 450 ग्राम की डोज है, और वो सारी घासों को खत्म करेगा, आपकी चौड़ी और सक्री पत्ती की सारी घासों को करेगा। ये सिंगल सैंप्रा सिंगल, जिसके खेत में मोथा है उनके लिए आप सैंप्रा इस्तेमाल करिए, अदर घासें भी, अदर बीज हैं तो उनके लिए आप टाइजोम का इस्तेमाल करेंगे। इस बार फरवरी में लॉन्च हो गया है, अब एक हफ्ते के बाद वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू, मेरी तरफ से इतना ही है। अभी जो हम मोथे के प्रोडक्ट की बात कर रहे थे सैंप्रा, उसकी कोई डोज बताएगा? 36 ग्राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर संतोष कुमार विश्वकर्मा सर को, सीनियर साइंटिस्ट कम हेड केवी के गोला लखीमपुर से। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं कि गन्ने के अलावा कौन कौन सी बागवानी फसलों की खेती वो लखीमपुर में कर सकते हैं। सर मंच पर आसीन जिला कृषि अधिकारी महोदय, सम्मानित किसान साथियों एवं ऑर्गेनाइजर्स, आज जो ये कार्यक्रम हो रहा है, लखीमपुर में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वो गन्ने की ही होती है। लेकिन अभी आपको हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर बिसेन ने बताया कि जब हम एक ही फसल को बार बार खेती करते हैं तो उसमें बहुत सारी परेशानियां या बीमारियां जो है आने लगती हैं, और फिर उसका निदान नहीं हो पाता, जो गन्ना सूखने की जो बीमारी है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमें हमेशा जो है अपने खेत को, क्योंकि खेती करने के लिए जो है जो खेत है या जो ज़मीन है जिसे आप सॉइल कहते हैं, उसका अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो ये समस्याएं हमेशा आती रहेंगी। जैसे जब हम एक ही फसल की खेती बार बार करते हैं तो उसमें 4-5 जो है दिक्कतें आती हैं। पहली है कि जो तत्व विशेष उस फसल को चाहिए वही बार बार उस खेत से निकलते हैं, तो पोषक तत्वों का असंतुलन हो जाता है। दूसरा जो है कीड़े और बीमारी, जब एक ही फसल को बार बार हम अपने खेत में लगाते हैं तो होता क्या है कि कीड़े और बीमारी के जो वाहक हैं या कारक हैं उनको लगातार भोजन मिलता रहता है। जैसे कहा जाता है ना कि किसी से लड़ाई करनी है, किसी दुश्मन देश से लड़ाई करनी है तो उसका राशन पानी बंद करिए पहले। लेकिन हम जो है अगर अपना दुश्मन जो कीड़ा है उसको मारना है तो हम राशन पानी नहीं पहले बंद करते हैं, उसको और तगड़ा और तंदुरुस्त करते हैं, और जो तगड़ा और तंदुरुस्त होगा उसको आप फिर मार नहीं पाएंगे, यानी हरा नहीं पाएंगे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनको अगर हम ध्यान में रखें तो हमें खेत तैयारी से ही सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए, जिसमें जो आपका ट्राइकोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर आता है एक फफूंदी नाशक, जिसको कि आप जो है ज़मीन में जुताई के समय अगर गोबर की खाद में मिलाकर प्रयोग कर देते हैं तो जितनी भी सूखने वाली बीमारी है उसका जो है उपचार हो जाता है और बीमारियां जो है कम आती हैं। दूसरा चीज़ है कि कीड़े के लिए भी एक जैविक रसायन है जिसे हम वेबेरिया बैसियाना कहते हैं। अगर इनको भी आप
खेत में गोबर की खाद में मिलाकर जुताई के समय डाल दें तो जो कीड़े और कीड़े जो आते हैं उनकी भी संभावना कम हो जाती है। तो ये एक और भी तत्व है जो माइकोराइजा जिसे कहते हैं, अगर इसका भी प्रयोग आप कर दें, मात्रा जो है सबकी जो है 2 किलोग्राम प्रति एकड़ है, इनको आप जो है 100 किलोग्राम गोबर की खाद में मिलाकर आप केवल जुताई के समय प्रयोग कर दें और खेत में अच्छी तरह से मिला दें, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं जो आती हैं उससे आपका बचाव हो सकता है, जो कि आप फिर दवा डालते हैं और आपका नियंत्रण नहीं होता है। इसके बाद होता है कि हम और कौन कौन सी फसलें लगा सकते हैं। तो इस समय जो है आप जितनी भी कद्दू कुल की या फसलें हैं, चाहे लौकी है, तरोई है, टिंडा है और जो आपका भिंडी है, ये सब फसलें लगा सकते हैं। और इनका जो लाभ है वो तभी मिलेगा जब ये आप समय से इसकी अगेती पौध तैयार कर लें। हमारे यहाँ जो है पाली हाउस या किसी किसान के पास जो है लो टनल पाली हाउस हो, जिसमें कि उसको कप्स जो आते हैं उसमें एक मिट्टी, एक गोबर और एक जो है बालू का जो है अनुपात मिलाकर और उसको जो है शोधित हुए जो अभी मैंने खाद बताई उससे शोधित कर जो है खाद को उसमें भर दिया जाए और उसमें उस टनल में पौधे को तैयार कर लिया जाए। कप्स में जो ये पानी पीने वाला गिलास प्लास्टिक का होता है ये आपको आसानी से बाज़ार में मिल जाएगा और इसको जो है इसमें तैयार करके आप जो है सीधे इसको लगा सकते हैं। तो होता क्या है कि आपको फसल बदलना है और फसल बदलना है तो ये 3 से 4 महीने की जो सीजन है गर्मियों का, इसमें जो है आपको अच्छा पैसा जो है प्राप्त हो सकता है। दूसरी चीज़ क्या है कि हम जो है अभी आगे जो आने वाला सीजन है वो आपका केला भी लगा सकते हैं और केला लगाने के लिए जो है पहले जो कंद से लगाया जाता था यानी राइजोम से, और अब जो है टिश्यू कल्चर प्लांट्स बहुत आ रहे हैं। बहुत सारी कंपनियां भी उसको सप्लाई कर रही हैं। G9 के नाम से प्रजाति है टिश्यू कल्चर का, जिनको कि आप 2 गुणे 2 मीटर की दूरी पे जो है खेत में अपने लगाकर और जो है उसकी जो यही मैंने शोधित करने के लिए बताया आपको, ट्राइकोडर्मा, बवेरिया बैसियाना और माइकोराइजा, इससे जो है आप खेत को शोधित करेंगे और फिर इसमें आप इसको लगा सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको कि आप कर सकते हैं। ये गन्ना जो है, गन्ने से बराबर जो है उत्पादन इसका भी मिलता है और आपने देखा होगा कि इस साल जो है 16 से 18 रुपए किलो कच्चा केला जो है बिका है। अगर 500 कुंटल भी जो है आपका होता है तो 8 पंचे 40, 4 लाख रुपए का हो गया, नहीं 8 लाख रुपए का। तो लागत हटा देंगे तो इसमें भी जो है प्रॉफिट काफ़ी है। तो इस तरह की जो खेती है अगर आप इसको करते हैं तो आपको कोई भी समस्या आती है तो आप हमारे कृषि विज्ञान केंद्र पर आइए, पूरी का पूरा जो है 3 से 4 दिन का विस्तृत प्रशिक्षण प्राप्त करिए और उसको लीजिए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि हमें जो है 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी खेती को अगर हमें करना है तो पहले उसका लक्ष्य निर्धारित करें कि हमें क्या करना है। अगर क्या करना है, अगर ये हमारा लक्ष्य निर्धारित हो गया तो आप ये देखेंगे कि हमें फिर उस पर कार्य योजना तैयार करनी है, टाइम बाउंड प्रोग्राम, जिससे कि क्या क्या उसकी जो विशेषताएं हैं, क्या क्या उसकी जो समस्याएं हैं, उसकी जब पूरी जानकारी हम लेंगे तभी हमें जो है वो पूरा का पूरा लाभ मिल सकता है। अन्यथा होता क्या है कि हम जैसे धान खेती कर लिए, गेहूं की खेती कर लिए, एक बार लगा दिए, फील्ड पे दोबारा जो है बहुत ज़रूरत पड़ी तो गए, नहीं तो नहीं गए। अगर हम रेगुलर जो है ऑब्जर्वेशन नहीं करते हैं, उसका रेगुलर जो है हम अगर निगरानी नहीं करते हैं तो ये बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं जो है आपको अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तमाम जानकारियाँ जो आपने हमारे किसानों को दी, उससे संबंधित एक सवाल, और सवाल का जवाब आपको तभी देना है जब माइक आपके पास आएगा। हाथ उठाइएगा जिनको भी सवाल का जवाब पता हो। सर आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, माइक जब तक ना आए सवाल का जवाब नहीं दीजिएगा। इनके लिए जो है यूज करने वाला जो जैविक रसायन है उसको नाम बताइए, वो कितनी मात्रा में? ट्राइकोडर्मा भूमि शोधन के लिए 2 किलो पर एकड़। बहुत बहुत सही, धन्यवाद। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से आपको शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने ये तमाम समय निकाला। ये उपहार
मैं आपको बता दूं कि बाहर सेल्फी पॉइंट है ईसुजू का, आप जाकर सेल्फी ले सकते हैं वहां पर, और जो नंबर मैंने आपको बताया उस नंबर पर उस सेल्फी को भेजें 9838282481। साथ ही यदि आप में से कोई ईसुजू का टेस्ट ड्राइव लेना चाहते हैं तो टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। जिनके पास लाइसेंस हो वो टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं, और टेस्ट ड्राइव लेने वालों को ईसुजू की ओर से एक उपहार मिलेगा। तो यदि आप में से किसी के पास लाइसेंस है तो आप टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। बुकिंग यदि आप अभी कराते हैं तो एक ऑफ़र आपको ईसुजू की ओर से मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, जाकर विज़िट करें साइट को और वहाँ पर सेल्फी लें, सेल्फी पॉइंट पर बुकिंग करा सकते हैं, साथ ही टेस्ट ड्राइव भी आप ले सकते हैं। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर अरविंद चौधरी सर, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर लखीमपुर खीरी से। सर प्लीज़ आप स्टेज पर आएँ और हमारे किसानों को बताएं महत्वपूर्ण कृषि योजनाओं के बारे में, खासतौर पर पीएम प्रणाम योजना क्या है इसके बारे में हमारे किसानों को बताएं। धन्यवाद मैडम। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, सम्मुख बैठे हुए केवीके के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर विश्वकर्मा, धानुका के वरिष्ठ पदाधिकारी और इस कार्यक्रम को जो ऑर्गेनाइज करा रहे हैं ग्रीन टीवी। जैसा भी मैडम ने कहा कि कृषि विभाग की योजनाएं, इसके पहले डॉक्टर विश्वकर्मा जी और डॉक्टर बिसेन जी ने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि जनपद में आप लोग जो यूरिया या डीएपी, फास्फेटिक और नाइट्रोजन उर्वरकों का जो प्रयोग कर रहे हैं बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग कर रहे हैं, जितनी आवश्यकता उससे कहीं अधिक प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे शरीर में है कि अगर हम कोई चीज़ बहुत अधिक खाते हैं, लेते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है तो हमारे शरीर में भी नुकसान पहुंचाता है। हमारे शरीर के लिए भी निर्धारित हैं पोषक तत्व कि वो पोषक तत्व हमें मिलने चाहिए। अगर हम कहीं शादी बारात में जाते हैं तो कभी वहाँ चटपटे फूड कुछ खा लिए, कुछ ऐसा जिसमें न्यूट्रिशन कम मिल रहा है, लेकिन तो अगले दिन समस्या आती है। लेकिन जब तक हम बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं हम कहीं ना कहीं से अस्वस्थ होते जाते हैं। ठीक इसी तरह से हमारे जो पौधे हैं, चाहे गन्ने की फसल हो, चाहे समय गेहूँ, सरसों, जो भी है, सबके लिए पोषक तत्वों की एक निर्धारित मात्रा की गई है कि वो आवश्यकता जो उनकी है वो थोड़ा बहुत इधर उधर होता तो दिक्कत नहीं होती है। लेकिन अगर उन पोषक तत्वों की बहुत अधिक इम्बैलेंस होता है, आप जैसे यूरिया डीएपी के अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो अभी जैसे बताया गया कि जिंक की कमी हो जाएगी, यूरिया का अधिक प्रयोग कर रहे हैं तो फसल आपकी तो दिखेगी लेकिन पैदावार घट जाएगी। तो ये चीज़ बहुत जानना जरूरी है कि हमें पोषक तत्वों का उपयोग उतना ही करना है जो आवश्यक है। ये इसेंशियल पोषक तत्व हैं, आवश्यक पोषक तत्व हैं। तो इसी पे मैं चर्चा करना चाहूँगा कि इस समय भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है, पीएम प्रणाम योजना। जैसे इस जनपद की खासियत है कि आप लोग यूरिया और डीएपी का प्रयोग एक्सेस कर रहे हैं, उस यूरिया और डीएपी पे भारत सरकार द्वारा बहुत अधिक मात्रा में अनुदान दिया जाता, सब्सिडी दी जाती है। अगर ज़रूरत है 120 किलोग्राम नाइट्रोजन का तो किसान भाई 180 से लेकर 200 किलोग्राम तक नाइट्रोजन प्रयोग कर ले रहे हैं। इसी तरह से जहां फास्फोरस की 60 से 70 किलोग्राम की आवश्यकता है, आप 150-100 किलोग्राम तक फास्फोरस प्रयोग कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, हमारी मिट्टी भी खराब हो रही है, उर्वरा शक्ति भी कम हो रहा है और दूसरे पोषक तत्व भी प्रभावित हो रहे हैं। जैसे अभी कंपैरिजन किया गया था कि जब खेत में आप फास्फोरस अधिक डालेंगे तो जिंक की कमी होगी, फिर आपको जिंक डालना पड़ेगा, जिंक की कमी के लक्षण दिखने लगेंगे, और जिंक भी जो डालेंगे वो अधिक मात्रा में डालना पड़ेगा। और आप अगर अनियंत्रित डालते रहेंगे आपकी लागत भी बढ़ जाएगी। तो भारत सरकार ने इसके लिए एक योजना चलाई, पीएम प्रणाम योजना, कि किसान भाई अगर अपना जो भी अनुदानित उर्वरक है प्रयोग घटाएंगे, उसके विकल्प के रूप में और भी विकल्प हैं उनका प्रयोग करेंगे। अगर ये आप प्रयोग घटाते हैं और अनुदान जो बचती है इससे उस जनपद के किसानों के विकास में इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर आप यूरिया का प्रयोग कर रहे हैं, यूरिया पे 1800 से लेके 2000 रुपये पर बोरी सब्सिडी गवर्नमेंट देती है। अगर इस जनपद में 20 लाख बोरी यूरिया का प्रयोग हो रहा है तो सोच लीजिए 2000 के दर से कितनी यूरिया पे गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। तो गवर्नमेंट ने लक्ष्य निर्धारित किया कि अगर 5 से 7% भी यूरिया की खपत हम कम करते हैं जनपद में तो बहुत भारी मात्रा में अनुदान बच जाएगा भारत सरकार का। और जो अनुदान इस जनपद से बचेगा, जिस भी जनपद से बचेगा, उस जनपद के किसानों के विकास में वो अनुदान की धनराशि का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके विकल्प के रूप में नैनो यूरिया है, नैनो डीएपी है, सल्फर कोटेड यूरिया है,
ये सारी विकल्प गवर्नमेंट ने आपके लिए पहले से उपलब्ध करा रखा है। तमाम किसान भाई नैनो यूरिया नैनो डीएपी प्रयोग भी कर रहे हैं, इनके परिणाम भी देख चुके हैं, अच्छे रिजल्ट हैं। जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि फसल की बुआई के बाद ले जाके आप डीएपी खेतों में डाल देते हैं, उससे कुछ लाभ नहीं मिलता है। मिट्टी के ऊपर से आप डीएपी बिखेर दीजिए, उसमें आपको जो 18% नाइट्रोजन है वही पौधों को मिल पाता है, तो लगता है पौधे हरे हो गए। फास्फोरस तो एकदम नहीं के बराबर मिल पाता है, वो आपकी डीएपी एकदम बेकार चली जाती है। लेकिन अगर फसल की बुआई के बाद आपको फास्फोरस की कमी दिखती है तो इसका विकल्प नैनो डीएपी है। खड़ी फसल में नैनो यूरिया और नैनो डीएपी का प्रयोग किया जाता है। आपकी खड़ी फसल है, लगभग 35 से 40 दिन की फसल है, 30 दिन से अधिक की होनी चाहिए ताकि पत्तों का सरफेस एरिया इतना हो कि वो नैनो यूरिया या नैनो डीएपी का एब्जॉर्ब कर पाएँ। 35 से 40 दिन या 30 से 35 दिन जैसी फसल आपकी बढ़वार है के बाद आप नैनो डीएपी या नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसको खेत में छिड़काव करना होता है। कई किसान भाई पीछे पता चला था कि वो ले जाके नैनो डीएपी या नैनो यूरिया ज़मीन में डाल देते हैं, उसका कोई लाभ नहीं होगा। नैनो पार्टिकल हैं, पत्तों से ही एब्जॉर्ब करेंगे पौधे, कभी भी जड़ में देंगे तो किसी काम नहीं। जड़ में प्रयोग तभी कर सकते हैं जैसे धान की रोपाई करना है, जिस समय धान की रोपाई कर रहे हैं उस समय नर्सरी से निकालने के बाद इसका घोल बना के उसमें थोड़ी देर के लिए डाल देंगे तो जड़ से प्रयोग कर सकते हैं। बाकी खेत में डालेंगे तो एकदम उसका कोई लाभ नहीं होगा, आपका व्यर्थ जाएगा। नैनो यूरिया की कीमत 225 रुपये है और नैनो डीएपी की कीमत 600 रुपये है, जो कि आपके यूरिया से नैनो यूरिया सस्ता है और डीएपी से नैनो डीएपी भी सस्ती है। एक बोतल नैनो यूरिया एक बोरी यूरिया के बराबर काम करता है। इसी तरह से नैनो डीएपी एक बोरी डीएपी के बराबर एक बोतल नैनो डीएपी प्रयोग कर सकते हैं। बस इसमें छिड़काव की लागत थोड़ी बढ़ जाती है, लेकिन दूसरा लाभ भी है कि आपकी खेत जो मृदा खराब हो रही है, उर्वरा शक्ति खराब हो रहे हैं, आप सीधे पौधों में प्रयोग करते हैं तो ये सीधे पौधे एब्जॉर्ब करते हैं। इसमें आपकी खेत की मृदा जो खराब होती जा रही है, स्ट्रक्चर इसका खराब हो रहा है, संगठन खराब हो रहा है, ये बचेगा। अभी जैसे चर्चा हो रही थी कि अगर हम अपने मिट्टी को नहीं बचा पाएंगे तो आने वाले दिनों में जो अभी उत्पादन बढ़ रहा है एकदम कांस्टेंट होते जा रहा है, लागत बढ़ती जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं समस्या आएगी। तो आप लोग विकल्प के रूप में ये नैनो यूरिया नैनो डीएपी का प्रयोग कर सकते हैं। और इससे दो लाभ हो रहा है कि जो आपकी सब्सिडी बच रही है इसका लाभ आगे चल के किसानों को मिलने वाला है। और दूसरा, अनावश्यक उर्वरकों का प्रयोग करने से सिर्फ लागत बढ़ती है, इससे आपका उत्पादन नहीं बढ़ेगा और लागत बढ़ेगी तो आपका नुकसान होगा। जो लाभ आपको लाभांश मिलना है वो लाभांश आपका कम होता जाएगा। और तीसरा, जब अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग आप करते हैं तो जो उत्पाद मिलता है उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है और उसी अनाज को हम सभी लोग खाते हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों, जो जितने लोग हैं सब वही अनाज खाएंगे। और जब उस अनाज को खाते हैं तो बीमारियां होती हैं। पहले देखिए गांव में आपको ना तो बीपी की दिक्कत होती थी, ना शुगर की, ना कैंसर की। अब इस समय देखिए गांव में कैंसर भी खूब हो रहा है, बीपी की बीमारी हो रही, शुगर की बीमारी हो, तमाम बीमारियां हो रही हैं। इसके पीछे अगर जाएंगे 2-3 कारण हैं। एक तो जो हम उत्पाद खा रहे हैं उसकी वो क्वालिटी नहीं है, क्योंकि हमारे खेत में सारे पोषक तत्व नहीं हैं। देखिए खेत में जो पोषक तत्व होंगे पौधे वही एब्जॉर्ब करते हैं, उसी से जो है अन्न उत्पादन हो रहा है। गोबर की खाद आप लोगों ने कम कर दिया, ऑर्गेनिक मैन्योर की प्रयोग एकदम से कम कर दिया, अब सिर्फ रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, तो जो उत्पाद हमें मिल रहा है वो भी उतनी क्वालिटी नहीं है। इसके अलावा पेस्टिसाइड बीडिसाइड का अनावश्यक प्रयोग हो रहा है। इस जनपद में पेस्टिसाइड बीडिसाइड का अनावश्यक प्रयोग से उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है, जिसके कारण तमाम बीमारियां हो रही हैं। तो लागत के साथ साथ आप जब बीमार हो रहे हैं तो डॉक्टर के यहाँ खर्चा बढ़ रहा है, तो जो प्रॉफिट हुई थी वो भी चला जाता है। तो अंत में पता चलता है कि आपकी प्रॉफिट शून्य हो गई। तो हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करना है, पेस्टिसाइड बीडिसाइड का उतना ही प्रयोग करना जो आवश्यक है, अनावश्यक प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इससे बीमारियां तो बढ़ ही रही। हमारी मिट्टी, पर्यावरण, पानी सब प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा कृषि विभाग द्वारा बहुत सारी योजनाएं संचालित हो रही हैं, जैसे आपकी जुताई खेत की तैयारी से लेके फसल की कटाई और संरक्षण तक जो भी आवश्यक यंत्र हैं, जैसे जुताई के लिए आपको ट्रैक्टर, रोटावेटर, हैरो, सभी पे कृषि विभाग द्वारा अनुदान देय होता है। उसके लिए तरीका वही है कि किसान भाई पहले से पंजीकृत होते हैं
और जो पंजीकृत कृषक हैं, जिस समय योजना आती है, लक्ष्य आता है, किसान भाई अपना टोकन जनरेट करते हैं और अपना यंत्र खरीदते हैं। अब आपको ये भी छूट मिल गई है कि अपने पसंद का कहीं से भी यंत्र खरीदें, ISI मार्क हो, और उसका सत्यापन करने के बाद सब्सिडी सीधे आपके खातों में चली जाती है। इसी तरह बीज जो किसान भाई हमारे बीज गोदाम से खरीदते हैं, पूरे दाम में उनको खरीदना होता है, सब्सिडी आपके खाते में 50% सब्सिडी आपके खाते में भेज दी जाती है। इसी तरह से आगे चल के जब फसल आपकी खड़ी रहती है, उस पर स्प्रे करना होता है तो स्प्रेयर मशीन पे सब्सिडी मिलती है। कटाई के लिए कंबाइन होता है, उस पर अनुदान मिलता है। मतलब हर स्टेज पे जो भी आपकी आवश्यकता है, फर्टिलाइजर से लेके जो भी यंत्र हैं, आप भंडारण करना चाहते हैं, भंडारण के समय बखारी होता है, उस पर भी अनुदान मिलता है। सभी पे अनुदान का तरीका एक ही है कि आप यंत्र खरीदेंगे, पंजीकृत पहले से होंगे और यंत्र खरीदने के बाद बिल अपलोड करेंगे, सत्यापन के बाद आपकी अनुदान आपके खाते में भेज दी जाएगी। इसी तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, कृषि विभाग द्वारा चलती है। इस जनपद में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान भाई बहुत कम लाभ ले रहे हैं। कारण क्या है कि गन्ने की फसल अधिक है और गन्ने की फसल में बीमा योजना लागू नहीं है। और जो किसान भाई KCC जब बनवाते हैं, एक चीज़ गलती करते हैं कि आपका गन्ने के अलावा दूसरी फसलें भी होती हैं, जैसे समय गेहूँ है, सरसों है, मसूर है, तोरिया की बुआई किए होंगे, खरीफ में आपके पास धान भी होता है, उर्द मूंग भी होता है, जो भी है गन्ने के अलावा तमाम फसलें होती हैं। आप KCC बनवाते समय उस फसल का उल्लेख नहीं करते हैं। उसके पीछे दो कारण है। एक तो आप सोचते हैं कि हमारा लिमिट बढ़ जाएगा, लिमिट बढ़वाने के लिए उस फसल का उल्लेख नहीं करते हैं, तो बैंक आपकी फसल का बीमा नहीं कर पाता है। इसीलिए जब भी KCC बनवाने जाएं तो ये देख लें कि गन्ने के अलावा जो भी फसल आपको बोना है उसका भी उल्लेख करें, तो बैंक की जिम्मेदारी होगी कि आपकी फसलों का बीमा कर दे प्रीमियम काट के। और यदि इन केस आपने गन्ने का ही KCC बनवा रखा तो फिर आपको गैर ऋणी की तरह फसल का बीमा करवाना होगा। तो ये ध्यान रखेंगे तो आगे चल के आपकी फसलों का बीमा बैंक कर देगा। जो किसान भाई बीमा करा रखे हैं फसलों का, यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, जैसे गेहूं की फसल बहुत अच्छी अभी है, लेकिन इन केस ईश्वर ना करे कि कोई इसी प्राकृतिक आपदा है, लेकिन कोई नहीं जानता है, इन केस यदि प्राकृतिक आपदा आ जाती है और आपकी फसलों की क्षति होती है तो 72 घंटे के अंदर आप कृषि विभाग को या बीमा कंपनी को या बैंक को, जहां से बीमा प्रीमियम कटा हुआ है, आप सूचना दे सकते हैं। कृषि विभाग में हमारे प्रत्येक ब्लॉक में कर्मचारी होते हैं, उनको सूचना दे सकते हैं। जिले पे हम लोग, मैं जिला कृषि अधिकारी डिप्टी डायरेक्टर बैठते हैं, सूचना दे सकते हैं। उनका टोल फ्री नंबर होता है, उस पर सूचना दे सकते हैं। आप 72 घंटे के अंदर सूचना देंगे तो व्यक्तिगत रूप से आपकी फसल का सर्वे होगा और जो नुकसान होगा उसमें आपकी क्षतिपूर्ति होगी। लेकिन किसान भाई यदि समय से सूचना नहीं भी दे पाते हैं, तब जब क्रॉप कटिंग होती है, अगर उत्पादकता घटी है तो ग्राम पंचायत के आधार पर उत्पादकता का आकलन किया जाता है और जो औसत उत्पादन से आपकी उत्पादन घटी हुई है उस पर आपको क्षतिपूर्ति का आकलन करके क्षतिपूर्ति देय होगा। तो किसान भाई फसल बीमा जरूर कराएं, क्योंकि कोई नहीं जानता है कब प्राकृतिक आपदा आएगी। और जो किसान भाई कराए रहते हैं विगत जो भी अभी खरीफ, उसके पहले भी रबी में जब भी उत्पादकता घटी है सबको लाभ मिला है। केले में तो लोग 1.5 लाख तक का क्षतिपूर्ति प्राप्त किए हैं, गेहूं में भी, धान में भी 10,000 से लेके 20-25, जैसा जिसका एरिया, जैसा जिन्होंने फसल बीमा करा रखा है, सबको क्षतिपूर्ति मिला है। तो किसान भाइयों से रहेगा। लेकिन अभी तो रबी में फसल बीमा का समय निकल चुका है, ये ध्यान रखिए, नोट कर लीजिए। रबी में 31 दिसंबर फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि होती है और खरीफ में 31 जुलाई, खरीफ में 31 जुलाई फसल बीमा कराने का अंतिम समय होता है। तो जब भी खरीफ या रबी की फसल हो, ये तिथि ध्यान रखें, उसके पहले अपनी फसलों का बीमा कराएं। KCC आप लोग बनवाते हैं तो ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। KCC तो आप लोग बनवा लेते हैं, लिमिट भी काफ़ी बढ़वा के कर लेते हैं, लिमिट बढ़ जाती है। लेकिन जब आप KCC से अपना ऋण लेते हैं तो ये ध्यान नहीं रखते हैं, आप पूरी लिमिट एक बार में निकाल लेते हैं। ये सबसे बड़ी गलती आप करते हैं। जब भी KCC बनवाएं, लिमिट कुछ भी हो, लिमिट अच्छा है कि आप अधिकतम बनवा लें, लेकिन कभी भी पूरी लिमिट एक साथ नहीं निकालें। जब आप पूरी लिमिट एक बार निकाल लेते हैं और किन्हीं कारणों से वो दोबारा जमा नहीं कर पाते हैं तो आप फंस जाते हैं उस दलदल में। जैसे किसी के पास क्रेडिट कार्ड होता है, ऐसा नहीं है कि आपके खाते में जितना पूरा वो निकालता है, जितनी ज़रूरत होती है उतना ही निकालता है। ठीक इसी तरह से आप लोगों को भी करना चाहिए। KCC जो है आपका लिमिट बना हुआ है, जितनी आवश्यकता उतना निकालिए।
जब कहीं से आपके पास कहीं से पैसा आए, जैसे आपने कोई फसल बेचा, गन्ना बेचा, आपके पास पैसा आया, आपने जमा कर दिया, मतलब लेन देन चलता रहे। कभी ऐसी गलती ना करें कि एक साथ पूरी लिमिट निकाल के और बैठ जाएं। इससे क्या फ़ायदा होगा? लिमिट पे ब्याज नहीं लगता, ये नोट करने की ज़रूरत है। लिमिट पे ब्याज कभी नहीं लगता, जो आप ऋण लिए होंगे उसी पे ब्याज लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब आप लेन देन करते हैं और समय से लेन देन कर देंगे तो ब्याज पे आपको छूट मिलती है, 3% ब्याज पे सब्सिडी मिलती है समय से लेन देन पे। मतलब जो ब्याज 7% लगता है उस पर भी 3% छूट मिल गई, मात्र 4% ब्याज लगेगा। लेकिन अगर आपने समय से लेन देन नहीं किया और निकाल के सालों साल भूल गए तो पहली चीज़ तो 3% सब्सिडी जो मिलनी थी वो ख़त्म हुई, ब्याज 7% लगने लगा। और 1 साल से अधिक बीत गया फिर भी आपने नहीं जमा किया तो ब्याज की एक दर होती है, जो अलग अलग बैंकों की अलग अलग दर होती है। उसी दर पे फिर ब्याज बैंक लेना शुरू कर देता है, जो 10% से लेके 12% तक अलग अलग बैंकों का होता है। अब आपको जो 4% ब्याज देना था वो 10 से 12% ब्याज देना पड़ रहा है। अब आपका जो है ब्याज बढ़ जाने के कारण बहुत अधिक आपको ऋण चुकाना पड़ता है और आप उस दलदल में फंस जाते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही निकालिए। जब भी आपको कहीं से प्राप्त हो धन, चाहे फसल बेच के, फसल का कोई या गन्ना से, जब भी प्राप्त हो जमा करते रहें, लेन देन होता रहे, ट्रांजैक्शन होता रहे, तब आपको दोनों फायदा मिल जाएगा, क्योंकि आपकी लिमिट बनी रहेगी, ज़रूरत पड़ने पे आप निकाल लेंगे। दूसरा ये भी होता है कि कहीं से अगर नहीं भी आए, आपकी लिमिट बची है तो उसी लिमिट को निकाल के जमा कर देंगे तो पीछे का वो क्लियर हो जाएगा, आपको ब्याज पे सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये सारे फायदे आपको मिलेंगे। तो आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा कि आप लोग जो किसान भाई अभी तक KCC ना बनवाए हों, आगे चल के KCC बनवा लें, क्योंकि 4% ब्याज पे आपको ऋण मिल रहा है, जो बहुत कम है। 4% ब्याज तो आपकी बचत खाते में मिल जाती है। इतने कम ब्याज दर पे कहीं भी ऋण नहीं मिलेगा। भले ही आपको ज़रूरत ना हो तो ना निकलवाएं, बनवा के रखें, ज़रूरत हो तो ले लें, नहीं तो जमा कर दें, चलता रहेगा। एक नॉमिनल ब्याज देना होगा। दूसरा, जब KCC बनवा लें तो उसमें सारी फसलों का उल्लेख कराएं ताकि आपको फसल बीमा का लाभ मिले। तीसरा, समय से लेन देन करते रहें। और जो किसान भाई यंत्रों पे सब्सिडी लेना चाहते हैं उसके बारे में बता ही दिया गया कि आप पंजीकृत। एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चल रही है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। सभी किसान भाई इसको जानते हैं, अधिकतर किसान भाई इसका लाभ भी ले रहे होंगे। हो सकता है कुछ किसान भाई बचे हों, वंचित हों, लाभ ना पाए हों, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके पूर्वज, मतलब उनके पिताजी जो है लाभ पाते रहे होंगे, आज ना हो इस दुनिया में, उनके बच्चों के नाम पे खेत आ गया हो तो अभी लाभ ना पा रहे हों। सिर्फ इसी तरह के किसान बचे होंगे। तो जो किसान भाई अभी तक PM सम्मान निधि का लाभ नहीं पाए हैं, लेकिन फरवरी 2019 के पहले वो किसान रहे हों, मतलब खेत अगर फरवरी 2019 के बाद आपने खरीदा है तब तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। अगर उसके पहले से आपके नाम खेत है या आपके पिताजी के नाम खेत था, आपको ट्रांसफ़र हुआ है, तब भी आपको लाभ मिलेगा। तो ऐसे किसान भाई अपना पंजीयन करा के ओपन सोर्स से कहीं से भी करा लेंगे, सत्यापन के बाद उनको लाभ मिलने लगेगा। इस समय हमारे जो कर्मचारी हैं सत्यापन भी कर रहे हैं। जब भी आप इसका पात्र हो जाते हैं आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, इस योजना का लाभ ले सकते हैं। कि किसान भाइयों के लिए हर स्तर पे कृषि विभाग द्वारा योजनाएं संचालित हैं। अगर कोई योजना की ज़रूरत होती है तो ब्लॉक पे हमारे ADOG, बीज गोदाम पे प्रभारी और आपके न्याय पंचायत में TSC कार्यरत रहते हैं, ज़िले में हम लोग रहते हैं। तो किसी भी तरह की कोई समस्या हो हम आपके साथ खड़े हैं। देखिए आज एक अच्छा अवसर है कि ग्रीन TV के माध्यम से एक संवाद हो रहा है, तो कोई भी समस्या आए तो आप लोग चर्चा पर चर्चा कर सकते हैं। धन्यवाद। देखिए 2 सवाल पूछने के लिए कहा गया है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि KP की कीमत क्या है? भूमि शोधन के लिए कौन सी बायो फंजीसाइड का प्रयोग करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया और धानुका एग्रीटेक की ओर से आपको धन्यवाद उपहार। और चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में जो हमारा रहता है वो होता है सहभागिता प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम। सन ऑफ जयप्रकाश, कनौजी लाल, हसमत खान, मोहित जी सन ऑफ इंद्रपाल, फैज हेगा लाल सन ऑफ मनोहर लाल, वीरेंद्र कुमार जी, देशराज जी, सुरेश चंद्र जी, विजय बहादुर जी, आशीष गिरी जी सन ऑफ रामचंद्र, अशोक कुमार जी सन ऑफ बाबूराम, मुरली लाल जी सन ऑफ सुंदरलाल,
प्रेम नारायण जी सन ऑफ गया प्रसाद, विनोद कुमार जी सन ऑफ चंद्रिका प्रसाद, रामपाल जी सन ऑफ रामकिशन, राम सनेही सन ऑफ रामनाथ, मेवालाल जी, गोवर्धन लाल जी सन ऑफ रेवती लाल। और आपको मैं बता दूं कि ग्रीन टीवी इंडिया बीते कई वर्षों से किसान चौपालों का आयोजन करता आ रहा है। ये किसान चौपालें आपकी जागरूकता के लिए कृषि की जो तमाम स्कीम्स होती हैं, योजनाएं होती हैं, उनकी जानकारियां देने के लिए, कृषि में क्या कुछ नया हो रहा है, किन तकनीकों का इस्तेमाल करके आप अच्छी आय जुटा सकते हैं, उसके लिए ये तमाम जो किसान चौपाल हैं वो ग्रीन टीवी जो है वो तमाम जितने भी विभाग हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, कृषि विभाग हैं, तमाम राज्यों के उनके सहयोग से ये जो किसान चौपाल हैं उनका आयोजन करता है, ताकि आप किसानों को तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां कृषि के उत्थान के लिए समय समय पर मिलती रहे। तो ग्रीन टीवी इंडिया 1 दशक से ज़्यादा समय से आप सभी को तमाम जागरूकता कार्यक्रमों के ज़रिए कृषि के उत्थान की स्कीम्स के बारे में तमाम जानकारियां देता रहता है। वीडियोज़ के माध्यम से आप वो तमाम जानकारियां ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। पीछे बैनर में स्कैनर है, जो भी किसान भाई चाहते हैं वो स्कैन करके ग्रीन टीवी के यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। साथ ही आप ग्रीन टीवी इंडिया यूट्यूब पर टाइप करेंगे तो आपको ये वाला जी का जो लोगो है वो दिखाई देगा। यही यूट्यूब चैनल आपको सब्सक्राइब करना है, ताकि आपको कृषि से संबंधित तमाम जानकारियाँ देखने सुनने को समय समय पर मिलती रहे। इसके अलावा व्हाट्सएप का ज़माना है, यदि आपको कोई समस्या होती है तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है ग्रीन टीवी का, अभी अपने मोबाइल में इस नंबर को सेव करें, 8097864300। ये ग्रीन टीवी का व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको खेती से संबंधित किसी भी तरीके की कोई भी समस्या आती है, पशुपालन से संबंधित, कृषि से संबंधित कोई भी समस्या आपको आती है, तो अपना सवाल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से हमें भेज सकते हैं। हम कृषि विशेषज्ञों के माध्यम से आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करते हैं। नंबर एक बार फिर से नोट कर लें, 8097864300। धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का टोल फ्री नंबर है 1800-102-1022। ये धानुका एग्रीटेक का टोल फ्री नंबर है। साथ ही मैंने आपको बताया ईसुजू का सेल्फी पॉइंट बाहर है। यदि आप में से कोई भी सेल्फी वहां पर खींचकर, एक नंबर है जो मैं बता रही हूँ, इस पर भेजते हैं तो आपको कोई इनाम ईसुजू की तरफ से मिल सकता है। बुकिंग यदि आप अभी करते हैं तो ऑफर आपको कोई ना कोई ज़रूर मिलेगा। साथ ही टेस्ट ड्राइव भी अवेलेबल है, यदि आप टेस्ट ड्राइव लेते हैं। लाइसेंस यदि आपके पास है तो टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं, एक उपहार वहां से पा सकते हैं। बुकिंग कराना चाहते हैं तो बुकिंग करा सकते हैं। नंबर है सेल्फी भेजने के लिए 9838282481। तो आज की किसान चौपाल में बस इतना ही। फिर होगी मुलाकात किसी दूसरी किसान चौपाल में, किसी दूसरे प्रदेश के किसी दूसरे गांव में। अभी की किसान चौपाल में इतना ही, लेकिन ग्रीन टीवी से आप जुड़े रहिए, क्योंकि ग्रीन टीवी देश का पहला इकलौता ऐसा चैनल है, एकमात्र ऐसा चैनल है जिसने कृषि के उत्थान के लिए शुरुआत की 1 दशक पहले, किसानों के उत्थान के लिए शुरुआत की 1 दशक पहले, एक ऐसे सफ़र की जो आज किसान चौपाल के रूप में आप तक पहुंच रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, मुझे स्मिता सिंह को सुनने के लिए शुक्रिया। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।